सभी सेटल डाउन कर जाएं। केवल 1 मिनट हम लोग बहुत साइलेंस में बैठेंगे। सभी लोग, आप लोग भी नीचे आ जाइए, आराम से नीचे आ जाइए। ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, गुड मॉर्निंग। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि यदि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो, निकल पड़ो, मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे। तो आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर सब चलने वाले हैं और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने नॉर्मल मोबाइल को कुछ समय के लिए बंद करके मन के मोबाइल को ऑन करें और मन के अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स को करेंगे। अगला 1 घंटा आपके जीवन का सबसे अद्भुत घंटा होगा। अगर इस समय हम लोग सब साथ रहे तो ये आपको जीवन जीने की एक नई कला, एक नया दिशा दिखाएगा। बहुत समय पुरानी बात है कि एक यंग लड़का था, वो बहुत सुंदर तीरंदाजी करता था। तीरंदाजी करते करते विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बना, लेकिन जैसे वो कर रहा था तो उसे अपने ऊपर अभिमान आने लगा। उसे लगा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, लोगों को हरा देता और हराकर उनका उपहास करता। लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती थी। तो एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि यदि तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है, तुम गांव के कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उसे जाकर हरा कर दिखाओ। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं इजीली कर सकता हूँ। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उसे जाके चैलेंज किया कि मैं आपको तीरंदाजी में हराना चाहता हूँ। उसने कहा बेटा मुझे हरा कर क्या करोगे, मैं तो ऑलरेडी बहुत बूढ़ा हूँ। तो उसने कहा लोग कहते हैं कि जब मैं आपको हराऊंगा तभी मैं सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। उसने कहा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो खुले मैदान में ऐसे आए और उस लड़के ने कहा कि पहला चरण। उसने अपना तीर निकाला और तीर निकालकर एक्यूरेट सामने निशाने पर लगा दिया। दूसरा तीर निकाला और पुराने निशाने को भेदते हुए फिर उसने एक्यूरेट लगाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा आप ऐसा कर सकते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगा। उसने अपने दोनों तीर निकाले और एक ही कमान में साधे और एक के बाद एक उनको छोड़ा और वो तीर उससे आधे समय में बिल्कुल एक्यूरेटली करके दिखा दिया। उससे कहा कि बेटा जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, लेकिन अब मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं तो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ। बुजुर्ग ने कहा आओ मेरे पीछे। वो उसको गांव के कोने में ले गया, जो 2000 फीट ऊंची खाई के ऊपर 2 बड़े बड़े पहाड़ थे और एक पतला सा रास्ता वहाँ पर बना हुआ था। उसने कहा चलो मेरे पीछे आओ। वो रास्ता बिल्कुल हिल रहा था, झूले की तरह था। अगर किसी व्यक्ति का पाँव फिसले तो वो नीचे गिर जाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि हमारी तो तीरंदाजी की बात हुई थी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं। तो उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे आगे मैं चल रहा हूँ, तुम आराम से मेरे पीछे आओ। वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। लड़के के माथे पर पसीने थे। उस हज़ारों फीट गहरी खाई के ऊपर बीच में आकर वो खड़े हो गए और बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना पहला तीर निकाला और कहा देखो बेटा ये पहला चरण। उसने तीर को साधा और 2 पहाड़ों के बीच में एक पेड़ पर एक्यूरेट निशाना लगा दिया और कहा तुम ऐसा कर सकते हो। तो उस लड़के के माथे पर पसीने थे। उसने जैसे तैसे देखा, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तीर निकाला और निकाल कर निशाना साधने की कोशिश की। तीर को छोड़ा, लेकिन वो तीर खाई में विलीन हो गया। वो निशाने के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचा। लड़के को पता था वो हार चुका है। वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उससे क्षमा मांगने लगा और उससे कहा कि मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। असल में तो आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे उत्तम तो कोई है नहीं। तो ध्यान से सुनिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया। उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने गले लगाया और गले लगाकर उससे बोला कि बेटा तुमने तीर और कमान पर पूर्णतः निपुणता हासिल की है। यू हैव परफेक्टली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ बो एंड एरो। लेकिन वो मन जो तुमको हर परिस्थिति में एक्यूरेट निशाना लगाने की शक्ति देता है, क्षमता देता है, उस मन पर तुम्हारा अभी भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए परिस्थिति जरा सी भी विकट होती है, परिस्थिति जरा सी भी खराब होती है, तुम्हारा निशाना चूक जाता है।
इसलिए यदि तुम सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण करना सीखो। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए समस्या का रूप ले लेती है। जब मन हमारा स्थिर होता है तो परिस्थिति हमारे लिए चुनौती का रूप ले लेती है। लेकिन जब हमारा मन सशक्त और पावरफुल होता है तो वही परिस्थिति हमारे लिए अवसर का रूप ले लेती है। दोस्तों, हमारी लाइफ हमारे मन की शक्ति का ही कॉन्सिक्वेंस है। आज मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया, वो आपने बहुत सुने होंगे, आप YouTube पर भी सुन सकते हैं, नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, इसके 10 पॉइंट्स, इसके 5 पॉइंट्स। लेकिन आज मैं आपको अपने ही जीवन की 35 वर्षों की गाथा, 40 वर्षों की गाथा सुनाने आया हूँ। अपनी जीवन की 4 कहानियाँ दोस्तों सुनाने आया हूँ। दोस्तों, ये वो 4 कहानियाँ जिन्होंने मेरे जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। आज अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं उस व्यक्ति का राइट साइड का ब्रेन ऑपरेट होकर निकाला जा चुका है तो आपको कैसा लगेगा? यदि आज मैं आपको ये बात कहूँ कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की ऑलमोस्ट 70-80% हियरिंग समाप्त हो चुकी है तो आपको कैसा महसूस होगा? और दोस्तों, यदि आपको ये बताया जाए कि जिस व्यक्ति को आप सुन रहे हैं उसके स्पाइन के अंदर 6 बड़े बड़े स्क्रूज इम्प्लांटेड हैं, आज से 8 साल पहले सर्जरी के बाद उसको आज भी खड़े होने में दिक्कत होती है, फिर भी वो आज रोज़ पिछले 20 वर्षों से अपनी दिनचर्या को एक्यूरेट रखता है, रोज़ ऑपरेट करता है केसेस को अपने मन की शक्ति के द्वारा, अपने योग की शक्ति के द्वारा, तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा? किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये हमारे ही अपने मन की शक्तियों का कॉन्सिक्वेंस होता है। दोस्तों, आज हम अपने ही जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों में घिर गए हैं। हमारी लाइफ एक पैंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट बन गया है। परिवार के अंदर परेशानियां आती हैं, परिवार से हैं, सोशल लाइफ के अंदर हैं। दोस्तों, कभी ना कभी प्रकृति से परेशानियां आती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमको तंग करती हैं। हर प्रकार से परिस्थितियों को हम झेलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हमको आज अपनी परेशानियों से उभरना है तो इसके 2 ही तरीके हैं। या तो मैं अपने परिवार को चेंज करूं, या अपने सोशल लाइफ को चेंज करूं, अपने प्रोफेशन को चेंज करूं। और दूसरा सिंपल तरीका है दोस्तों कि मैं अपने आप को शक्तिशाली बनाऊं, अपने आप को पावरफुल बनाऊं। तो आप क्या समझते हैं? लोगों को, प्रोफेशन को, परिस्थितियों को, प्रकृति को, गवर्नमेंट को चेंज करना इजी है या स्वयं को चेंज करना ज़्यादा इजी है? स्वयं को। बताइए, कौन कौन कहता है स्वयं को चेंज करना इजी है? हम सब मानते हैं दोस्तों। तो आज हमारा फोकस दूसरे पर नहीं होगा, आज हमारा फोकस दोस्तों स्वयं पर होगा। क्योंकि जब परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर परेशानी डालती हैं, अगर हम अपने आप को शक्तिशाली और पावरफुल बना लेते हैं तो हमारा तनाव हमारे लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा अपनी ही जीवन की 4 कहानियाँ, जो हमारे जीवन के अंदर वो कहानियाँ जिसने मुझे सदा सदा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी आरंभ हुई थी 20 मार्च 2003 को। मैं अपने घर, अपने हॉस्पिटल से 2 दिन बाद ऑपरेट करके घर पर आया था। काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। शाम को 5:30-6 बजे थे। अजीब सी थकान थी। मैंने मदर को कहा कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा कुछ खाना खाओगे? मैंने कहा नहीं। 7:30 बजे वो आइसक्रीम लेकर आई। उन्होंने कहा बेटा आइसक्रीम तो खा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। राइट हैंड में मैंने उस आइसक्रीम के कप को लिया और मात्र 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मैं अपने घर की ज़मीन पर कोलैप्स कर गया। मुझे मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे, मैसिव सीजर्स पड़ रहे थे, अनकंट्रोलेबल थे। मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया। मेरी सिस्टर ने गाड़ी में मुझे लिटाया और इमीडिएटली हॉस्पिटल लेकर गए। पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को, मेरे दौरों को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगले दिन जब मुझे होश आया आईसीयू के अंदर, तो मैं अपने आप को महसूस कर रहा था, थकान सी महसूस कर रहा था। सीजर्स कंट्रोल थे और मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब हुए तो मेरे राइट ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा लेजन, एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास दोस्तों पाया गया, जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, इसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोस किया गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस।
माइकोबैक्टीरियम कैंसस है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही इन्फेक्शन देखा है और वो मैंने अपने ऊपर देखा है। दोस्तों उस समय पूरे विश्व के अंदर 19 दवाइयाँ इसके लिए अवेलेबल थी, ड्रग्स अवेलेबल थी। उनमें से 18 दवाइयों के लिए मैं रेजिस्टेंट था, वो मेरे शरीर पर काम नहीं कर रही थी। एक इंजेक्शन, टॉक्सिक इंजेक्शन था जो मुझे रोज़ लगवाना पड़ता था। पहले हिप्स पर लगता था, फिर जब हिप्स बिल्कुल समाप्त हो गए, छलनी हो गए, तो 1-1 मिलीमीटर पर आकर रोज़ एनेस्थेटिस्ट मेरे को प्रिक देता था और वो इंजेक्शन लगाता था। इसके साथ 16 टैबलेट्स मुझे खानी पड़ती थी, 8 टैबलेट मॉर्निंग में और 8 टैबलेट इवनिंग में खानी पड़ती थी। दोस्तों लाइफ चल रही थी, दर्द होता था, मैं सर को इस तरीके से बैंग करता था। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि उस यात्रा में दर्द मुझे बहुत हुआ, लेकिन एक भी दिन मैंने अपने आप को दुख की अनुभूति नहीं होने दी। मैंने कभी भी अपने जीवन में कष्ट की महसूसता नहीं होने दी। मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी से ऊपर उठना है तो मुझे सबसे पहले बीमारी से के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर विजय दोस्तों प्राप्त करनी पड़ेगी। उस दिन जब मैं आईसीयू में था, लेटा हुआ था, तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी और मैं सोच रहा था कि एक वो व्यक्ति जिसने जीवन में जब चाहा, जो चाहा, जैसे चाहा, जितना चाहा, जिस प्रकार से चाहा उसे मिल जाता था। जिस चीज़ पर मैं हाथ रखता था वो ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाती थी। सफलता मेरे को सहज मिल जाती थी। अमेरिका में पढ़ा, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया, अपनी चॉइस से सब छोड़कर मैं वापस इंडिया में आया और कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में इस ड्रीम जर्नी को एक पावरफुल विराम लग गया और मेरे मन में एक संकल्प आ रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को प्रोग्राम्ड डिवाइस बना लिया है। सवेरे से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी को देखिए दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है और रात को नींद की गोली के साथ आकर ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। हमारी लाइफ की ट्यूनिंग ही दोस्तों इस प्रकार से कर दी गई है। कोई अध्यात्म में भाग रहा है, कोई फिजिकल लाइफ में भाग रहा है, कोई प्रोफेशन में भाग रहा है, लेकिन हर व्यक्ति ना किसी प्रकार से दोस्तों भागता चला जा रहा है। उस दिन मुझे पता था कि जीवन में कहीं ना कहीं मैंने अपने संयम को खो दिया है, कहीं ना कहीं अपने बैलेंस को खो दिया है, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर नेगेटिविटीज़, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर एक अजीब प्रकार की हलचल सी आ गई है। दोस्तों चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। तो मेरी मदर मुझसे पूछने लगी कि बेटा इतनी सीवियर बीमारी है तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मैंने कहा लाइफ हमारी बहुत सिंपल होनी चाहिए मम्मी, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैंने ही अपनी लाइफ को बहुत उलझा लिया है। तो उन्होंने कहा इसमें मुस्कुराने की बात? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए उन्हें बोल दिया कि जब जलेबी सी उलझी चुकी है ज़िंदगी, जब जलेबी सी उलझी चुकी है ज़िंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, ज़िंदगी में मिठास भरी जाए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाए। दोस्तों संकल्पों की रेस में मुझे पता था कि अगर मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है तो मुझे अपनी लाइफ की इस भागती दौड़ती रेस से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए अपने आप को, सभी लोग यहाँ पर, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर आज बैठा हुआ है, अपनी लाइफ को दोबारा देखिए। सवेरे से शाम तक केवल करना 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 करना, कमाना कमाना कमाना, केवल कार्य करना। दोस्तों इस भागती दौड़ती रेस में हम लोग जिंदगी में को खुशी से जीना भूल जाते हैं। दोस्तों उस दिन मैंने अपने जीवन के अंदर एक मेजर परिवर्तन किया और वो मेजर परिवर्तन था अपनी लाइफ से एक शब्दों को सदा सदा के लिए अपनी डिक्शनरी और डायरेक्टरी से डिलीट कर दिया। जानते हैं 2 शब्द कौन से हैं? ये 2 शब्द हमारे जीवन में वायरस से भी ज़्यादा वायरल हैं। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में ये शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं। आप एक एक व्यक्ति दिन में एक बार ही नहीं, 1 घंटे में नहीं, 2-2, 4-4 मिनट में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जानते हैं 2 शब्द कौन से हैं? ये 2 शब्द हैं दोस्तों, आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है। जिससे पूछो टाइम नहीं है, जिससे कहो बिजी हूँ। डॉक्टर्स को भी दोस्तों इंट्रोड्यूस करते हैं, कितने फोरम में जाके कहते हैं ही इज़ अ बिजी डॉक्टर। दोस्तों उस दिन 21 मार्च मैंने अपनी लाइफ से इस बिजी वर्ड को सदा सदा के लिए डिलीट कर दिया और कभी भी अपनी लाइफ में अपने आप को बिजी डॉक्टर के रूप से कभी भी किसी को लिबर्टी नहीं दी कि मैं एड्रेस मुझे करे। लेकिन दोस्तों जब किसी चीज़ को डिलीट किया जाता है तो उसे एक और सुंदर शब्द से रिप्लेस भी किया जाता है, और वो सुंदर शब्द जिससे मैंने इसको रिप्लेस किया वो हम सब मिलकर अपने साथ में बोलेंगे। बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ? यस और नो?
सभी बोलेंगे आज के बाद। प्यार से बोलिए, आज के बाद हम लोग अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी हैं। देखो, बिजी शब्द नहीं, एक और सुंदर शब्द क्या छुपा हुआ है? बी इजी छुपा हुआ है। दोस्तों, यदि हमारा मन इजी और मन कंफर्टेबल है तो बाहर की बिजीनेस कभी भी मैटर नहीं करती। और दोस्तों, मेरी दिनचर्या 3:30 बजे रोज़ आरंभ होती है। रात को 11:30 बजे तक मैं 11 बजे तक कार्य करता हूँ। ऑपरेशंस है, भागना है, कार्य करना है, लेकिन कभी भी मैं अपने आप को बिजी महसूस नहीं करता। मैं हमेशा संकल्पों से इजी रहता हूँ, इसलिए मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल चलती है। तो दोस्तों, उस दिन मैंने इस लाइफ को चेंज कर दिया, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया। और दोस्तों, ये चीज़ जो है, ये एक व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम सबके अंदर शक्ति है। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर हॉल में बैठा हुआ है, वो कुछ भी कार्य करता हो दोस्तों, हम सबके पास ये शक्ति है कि हम अपनी लाइफ को सुकून, शांति और प्यार से भरा हुआ बना सकते हैं, अपनी लाइफ को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आज अगर हम चाहें तो अपने एक संकल्प के परिवर्तन के द्वारा अपनी कंप्लीट नई लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के अंदर ही आपकी आत्मा, आपके महात्मा को जगाने के लिए, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपके अपने ही संकल्पों में इतनी शक्ति है कि अब जब चाहें, जो चाहें, जिस प्रकार से चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका आधार केवल एक है, आपके शुद्ध, सकारात्मक, श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प। दोस्तों, आज अपने ही जीवन के अंदर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आज इस दिवस पर आप सुनकर चले गए तो आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आज के इस दिन को हम सुनने का दिवस नहीं, आज हम बनने के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। आज हम परिवर्तन करके अपने जीवन में जाएंगे। दोस्तों, सुनते तो आप सालों सालों आए हैं यूट्यूब पर अनेक स्पीकर्स को, लेकिन आज एक एक व्यक्ति जो यहाँ से बाहर जाएगा वो परिवर्तन करके अपने स्वरूप, अपने संकल्पों को चेंज करके जाएगा। तो बताइए, तैयार हैं यात्रा के लिए? यस और नो? सभी लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की इस सुंदर यात्रा के 7 सुंदर छोटे छोटे संदेश। मैंने आपको अपने जीवन की आधी पहली कहानी सुनाई है, इस कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, उस दिन जब मैं आईसीयू में था तो मेरे मन में अनेक संकल्प आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ को कितना डिफ़िकल्ट और कितना चैलेंजिंग बना लिया है। और उस दिन मैंने सोचा कि लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एक प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। वो प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा और आज वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे तो आपकी अपने जीवन की कहानी एक स्पष्ट मिरर की तरह, परछाई की तरह आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछूंगा, इसके 3 उत्तर मैं आपको दूंगा। आपको एक को चूज करना है। यदि कोई चौथा उत्तर है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न बहुत सिंपल है और एक एक व्यक्ति इस हॉल में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पार्टिसिपेट करेगा। प्रश्न ये है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर कार्य क्यों करते हैं? वाई डू वी वर्क इन आवर लाइफ? पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं। दूसरा उत्तर, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इस हॉल में कौन कौन है जो पैसे के लिए काम करता है? ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हमारे कार्य व्यवहार, हमारे सामान, सब चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाथ खड़ा करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं, आप खड़ा कर सकते हैं, या आपका अपना चॉइस होगा। ओके, कौन कौन खुशी के लिए काम करता है वो हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5। ओके, राउंड अबाउट 20 25 30 पीपल। आंसर्स चेंज करना अलाउड है। इन सब का बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करता है? हाथ उठाइए, आप चेंज कर सकते हैं। ओके, एवरीबॉडी। सब लोग कहते हैं कि हम पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि 100% फेल हो जाते हैं इस प्रश्न के अंदर, एक भी व्यक्ति पास नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि कोई और उत्तर हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मुझे बताइए, जिंदगी में
खुशी के लिए काम करना चाहिए या जिंदगी में खुशी से काम करना चाहिए? खुशी से। आपने किसी ने भी इस चीज का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की ट्रेनिंग इस प्रकार की हो चुकी है कि हमको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमको खुशी के पीछे भागना है, हमें खुशी को चेज करना है। लेकिन उस दिन मुझे अपनी लाइफ में रियलाइज हुआ कि खुशी के पीछे नहीं भागा जाता, खुशी को हर पल क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, हर कार्य करते हुए, जीवन का हर पल को जीते हुए, जीवन में खुशी के पीछे मत भागिए, अपनी खुशी को पोस्टपोन मत करिए, हर कार्य को करते हुए खुशी को क्रिएट करिए। बिजनेस कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, वर्क पर कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों को हम ये कहते हैं खुश रहो, बच्चों को हम ये कहते हैं कि सदा खुश रहो, लेकिन हम उन्हें ये नहीं बताते कैसे खुश रहो। उस खुशी परिपूर्ण जीवन का जीने का तरीका क्या है? दोस्तों, आज हम लोग अपनी लाइफ में अपनी खुशी को सामान के आधार पर, अपनी खुशी को भौतिक चीज़ों के आधार पर दोस्तों आधारित करते हैं। अगर आज मैं अपनी खुशी को अपनी शर्ट, अपने पैंट, अपने ट्राउज़र्स, अपने गाड़ी, अपने मोबाइल पर करूँगा दोस्तों, तो वो कभी ना कभी मुझे धोखा दे जाएंगी। अगर मैंने एक नई गाड़ी ली और नई गाड़ी देखकर मैं बहुत खुश हुआ, उसको बैठकर जा रहा था, बाहर निकलते ही उस गाड़ी पर किसी ने स्क्रैच मारा तो क्या होगा? जिस व्यक्ति ने स्क्रैच मारा वो मेरी खुशी को ले जाएगा और साथ में मेरी गाड़ी के अंदर भी डैमेज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम अपनी खुशी को अपनी भौतिक चीज़ों पर आधारित ना करके अपनी मानसिक स्थिति के आधार पर आधारित करते हैं दोस्तों, तो भौतिक चीज़ों को हम इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके आधार पर हम अपने जीवन की खुशी को कभी भी नहीं आने देते हैं। तो अध्यात्म का सबसे पहला मैसेज यही होता है कि हर पल जीवन के अंदर खुश रहना सीखो, खुशी को हर पल क्रिएट करो, खुशी को पोस्टपोन मत करो कि जब मैं ये कर लूँगा तब मैं खुश हूँगा, जब मैं ये कमा लूँगा तब मैं खुश हूँगा। नहीं, खुशी को हर पल मुझे जीवन में क्रिएट दोस्तों करना है। इस भागती दौड़ती रेस के अंदर दोस्तों खुशी को कभी भी अपने लाइफ में आगे विश मत करो, हर पल खुशी को क्रिएट करना है। तो आज के बाद हम सब खुशी के लिए कार्य करेंगे या खुशी से कार्य करेंगे? सभी बताइए। हर पल खुशी से कार्य करना है, पढ़ाना है खुशी से, पढ़ना है खुशी से, खाना है खुशी से, खाना बनाना है खुशी से, कार्य करना है खुशी से, चैलेंजेस को भी खुशी से डील करना है। जब मन हमारा खुश होता है दोस्तों, जब मन हमारा सशक्त और पावरफुल होता है, तो बाहर की परिस्थितियां हमारे मन पर असर डालना समाप्त कर देती हैं और अपनी लाइफ को हम कंफर्टेबल तरीके से दोस्तों जी सकते हैं। दोस्तों, मेरे जीवन की दूसरी कहानी, ये कहानी है 2018 की। देयर इज ओनली वन सीक्रेट टू फुलफिलिंग एंड हेल्दी लाइफ। अगर आपके जीवन में एक खुशनुमा, परिपूर्ण, स्वस्थ और सेटिस्फाइड जीवन का रहस्य है, उस जीवन का केवल एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है श्रेष्ठ और शक्तिशाली संबंध। दोस्तों, 2018 रात को 9:30 बजे का समय, सैटरडे का वो दिन था जब मैं अपने हॉस्पिटल में कार्य कर रहा था, ऑपरेशन थिएटर से फ्री हो रहा था, घर जाने का समय था, हम वाइंड ऑफ कर रहे थे। तभी मेरे ऑपरेशन थिएटर के बाहर हलचल हुई और एक 22-24 साल का एक यंग लड़का हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक के साथ उसको हमारे कैथ लैब में लाया गया। उसकी ईसीजी फ्लैट लाइन थी, ब्लड प्रेशर नॉट रिकॉर्डेबल था, पल्स नॉट रिकॉर्डेबल थी, प्रैक्टिकली डेड था। उसको 1 घंटे पहले ही अटैक हुआ था और हमें कहा कि इसको ऑपरेट करना है। मैंने कहा कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बट लेट अस गिव अस अ ट्राई। उसको हमने आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर डाला, वेंटिलेटर पर डाला, उसको टेबल पर लिटाया, सब चीज़ों के साथ आइनोट्रोप्स देकर उसकी एंजियोग्राफी की। सारी आर्टरीज ब्लॉक थी, एक एक करके उसके अंदर खून के चकत्ते हमने निकाले। करीब 2 घंटे, 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद उसका पल्स और बीपी राउंड अबाउट 80 के आसपास, 70 के आसपास स्टेबलाइज हुआ और पल्स रेट भी थोड़ी आई। हमने उसकी आर्टरीज को स्टेंट करके वेंटिलेटर के ऊपर ही उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उम्मीद थी लेकिन श्योरिटी नहीं थी कि वो बचेगा। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड्स पर गया तो वो यंग लड़का बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो एक दिन पहले, प्रैक्टिकली रिकवर्ड। वेंटिलेटिंग सिस्टम मशीन उसके मुंह में थी,
ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लोग बहुत खुश थे कि डॉक्टर साहब एक यंग लड़के की जान बच गई, दिस इज़ अद्भुत, दिस इज़ मिरेकल। लेकिन दोस्तों, वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत डिस्टर्बिंग दिन था। मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे और मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि इस यंग लड़के को हार्ट अटैक हुआ क्यों है, इस 22-23 साल के लड़के को हार्ट अटैक क्यों हुआ। और वही जानने के लिए मैंने कहा मुझे इसके परिवार वालों से बात करनी है, क्योंकि ये स्मोकिंग नहीं करता है, इसके लिपिड्स नॉर्मल हैं, डायबिटीज़ इसको नहीं है, फैमिली हिस्ट्री कुछ भी नहीं है और कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर इसको हार्ट अटैक क्यों हुआ। तो जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसके माता पिता आए, उन्होंने कहा सर इसके परिवार वालों से आप बात नहीं कर पाएंगे, वो मैरिड था, आप हमसे बात करिए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, ये यंग लड़का है, 2 साल पहले इसकी मैरिज हुई है, 4 महीने की बच्ची है, लेकिन इसकी और इसकी वाइफ दे आर ऑन वर्ज ऑफ डाइवोर्स। 1 महीने बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उनकी आपस में बनती नहीं है, इसलिए आपको जो पूछना है हमसे पूछिए। मैंने कहा नहीं। उनके सामने हाथ जोड़े और मैंने कहा आप इसकी वाइफ को फ़ोन करिए, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वो आएगी नहीं। मैंने कहा आप मेरे नाम पर मेरे फ़ोन के हिसाब से बताइए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है और उसे कहिए कि डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। उन्होंने फ़ोन किया, समझदार लड़की थी, अपनी छोटी सी 4 महीने की बच्ची को लेकर वो दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। मैंने उन सब परिवार वालों को बाहर किया, उस यंग लड़के के वेंटिलेटर को निकाल दिया, वो स्टेबल हो चुका था, और उन दोनों को मैंने कमरे में बिठा दिया। आराम से बैठे हुए थे रिकवरी आईसी रूम के अंदर ही। मैं उनसे बात करने लगा। मैंने कहा क्या गड़बड़ है आप लोगों की लाइफ के अंदर। उस लड़के ने बोला कि सर 6 डिजिट सैलरी मैं कमाता हूँ, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में ड्राइव करता हूँ, हमारा 4 बेडरूम प्लस अपार्टमेंट है, बिल्कुल बढ़िया 5 स्टार अपार्टमेंट है, लेकिन हमने 2 साल कभी एक दूसरे की भावनाओं को समझा ही नहीं, एक दूसरे को हमने समय ही नहीं दिया। हम अपने ही लाइफ में लगे रहते थे, अपने ही सामान इकट्ठा करना, बच्चे को ना समय देना, एक दूसरे से बात नहीं करना। और मैकेनिकल लाइफ होते होते हमने सामान तो इकट्ठा किया, लेकिन जीवन में हम सुकून नहीं इकट्ठा कर पाए। हमारे मन एक दूसरे से दूर हो गए और हमने सोचा कि अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट। तो इसलिए उन्होंने कहा हमने डाइवोर्स पेपर फाइल कर दिए हैं। मैंने कहा 1 महीना ही आपके पास बचा है, कोई बात नहीं, अगर आप सेपरेट होना चाहते हैं हो जाइए, लेकिन मेरे लिए एक काम करेंगे। उन्होंने कहा हम ज़रूर करेंगे। मैंने कहा 1 महीने के लिए मात्र शाम को 20 मिनट रात बैठकर डिनर साथ बैठकर करना आरंभ करिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है सर हम करेंगे। मैंने कहा उसमें किसी को एनालाइज नहीं करना, किसी के बारे में किसी के बिहेवियर को एनालाइज नहीं करना, केवल एक दूसरे को समय देना है, एक्सेप्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, इंजॉय करना है, रिलैक्स करना है, लेकिन कोई भी और चिंतन नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है सर हम करेंगे। दूसरी बात मैंने उस यंग लड़की को बोली, मैंने कहा आपको एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या सर? मैंने कहा मैं इसको डिस्चार्ज करूंगा 2 दिन बाद, लेकिन ट्यूसडे मेरी ओपीडी होती है, इसको मैं देखूंगा एक ही शर्त पर, जब आप इसका हाथ पकड़ के मेरी ओपीडी में लेकर आएंगी। 1 ही महीना है, 4 ओपीडीज़ हैं। तो वो मुस्कुराने लगी। उसने कहा ठीक है सर आप कहते हैं तो मैं इसका हाथ पकड़ के आपकी ओपीडी में लेकर आऊँगा। और मैंने उनको डिस्चार्ज कर दिया और कोई बात मैंने उनसे नहीं की। दोस्तों 1 हफ्ता वो दोनों आए, दूसरा हफ्ते वो दोनों आए, मुस्कुराते हुए आते थे, मैं भी मुस्कुराता था, देखता था। कोई और ज़्यादा डिस्कशन का टाइम हमारी ओपीडी में होता नहीं, मैं उनको करता रहा। दोस्तों 1 महीना बीता, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते बीते, 12 महीने बीते, 24 महीने, 36 महीने। दोस्तों आज 4 साल हो गए हैं, आज भी वो लोग हाथ पकड़ के आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची 4 साल की हो चुकी है, उन्होंने डाइवोर्स पेपर्स को विड्रॉ कर लिया है। आज भी वो दोस्तों खुशी से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं। दोस्तों ये अध्यात्म की शक्ति है, ये संकल्पों की शक्ति है। दोस्तों अध्यात्म और संकल्प दोस्तों केवल ये नहीं कि हम लोग भाषण सुने, हम ये कहें कि एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, लेकिन उसको आचरण में लाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्तों जब एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होती है उसमें कोई बड़ी बात नहीं, केवल हमारे मन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आपने देखा है, मैं कभी कभी पूछता हूँ कि जब हम एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। ऐसा होता है ना, चिल्ला चिल्ला कर बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी किसी ने? सोचा कभी किसी ने? जब हम एक दूसरे के पास खड़े हैं, बराबर में खड़े हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं, और जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो हल्की सी बात मुस्कुराते हुए कह देते हैं, या कई बार नहीं भी बोलते तो भी समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो शरीर तो हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे मन एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं। तो अपने मन की आवाज़ दूसरे के मन तक पहुँचाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ता है दोस्तों, समझे?
तो अगर जीवन को परिवर्तन करना है दोस्तों, तो संकल्पों का परिवर्तन ही इसका आधार है। और उस दिन दोस्तों हमने अपने हॉस्पिटल में स्टडीज आरंभ की, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये आपके दिमाग के सारे जालों को साफ कर देगी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 150 मरीजों को, जिनकी उम्र केवल 18 से 35 वर्ष थी, उनको अब हार्ट अटैक हुआ था, उनको अपने हॉस्पिटल में चूज किया, इकट्ठा किया, जिनको कोई भी हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर नहीं था, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, ना फैमिली हिस्ट्री, ना स्मोकिंग, ना डायबिटीज, ना कुछ शुगर, कोई भी और चीज़ नहीं, लिपिड्स भी नॉर्मल थे। और हमने उनके तनाव को मेजर करना आरंभ किया कि उनके जीवन में तनाव कितना रहता है। इसके साथ हमने उनकी जेनेटिक एज, यानी शारीरिक उम्र नहीं, उनके शरीर के क्रोमोसोम्स की एज, बायोलॉजिक एज को मेजर करना आरंभ किया। हमारी शारीरिक उम्र तो हर एक की अलग अलग है, उनकी 18 से 35 वर्ष थी, लेकिन उनकी बायोलॉजिक एज कितनी है, सेल्स की एज कितनी है, उसको मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे सुनिए। जब हमने रिजल्ट्स देखे, उन बच्चों की शारीरिक उम्र थी 18 से 35 वर्ष, लेकिन उनकी बायोलॉजिक एज थी 60 से 92 साल के बुजुर्ग के बराबर। ये पेपर हमने पब्लिश किया और इसको देखकर मैं हैरान हो गया। वो यंग लड़का जिसकी उम्र 18-25 साल है, उसके अंदर जो उसकी सेल्स की एज है वो 92 साल के बुजुर्ग के बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मन इतना घबराया, मैंने कहा और एनालाइज करना पड़ेगा। जब हमने उनके रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया, आपको जानकर हैरानी होगी, सिंगल रिस्क फैक्टर जो उन बच्चों के अंदर पाया गया था वो था हाईएस्ट लेवल ऑफ साइको सोशल स्ट्रेस, तनाव, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, लैक ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ, लैक ऑफ शुक्राना एंड ग्रेटिट्यूड इन लाइफ। अमेजिंग, इतना हाई स्ट्रेस लेवल्स उन बच्चों के अंदर दोस्तों पाया गया। मैंने सोचा ठीक है, स्ट्रेस तो हर एक को होता है, उसमें क्या बड़ी बात है, स्ट्रेस से हार्ट अटैक क्यों होगा। हमने फर्दर एनालाइज करना आरंभ किया और रिजल्ट्स क्या थे ध्यान से देखिए। आपको जानकर हैरानी होगी, जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ पर्पस है, परिवार और स्वयं के प्रति प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, केवल सामान इकट्ठा है, बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया कुछ, सब कुछ बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मन परेशान है, मन दुखी है, उन लोगों की एंजाइम जो है टेलोमेरेज कम हो जाता है और उनकी जेनेटिक लेंथ जो है वो कम होती जाती है और बीमारियां तेजी से एक्सप्रेस करती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जिनके जीवन के अंदर प्यार है, जिनके जीवन के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है, शुक्राना की भावना है, ग्रैटिट्यूड की भावना है, जो लोग अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन करते हैं, उन लोगों का एंजाइम बढ़ता है और उनकी बायोलॉजिक और जेनेटिक एज बढ़ती चली जाती है और बीमारियां सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती हैं। और ये शो करता है कि पुराने समय के भारतवर्ष के इतिहास के अंदर जो महात्मा, सन्यासी और गुरु थे, जो कि केवल तपस्या करते थे, जीवन में खुश रहते थे, क्यों उनके जीवन के अंदर इतनी लंबी आयु होती थी? क्योंकि जीवन के अंदर खुशी, प्यार और शुक्राना की भावना रहती थी। आज हमने अपने ही लाइफ के अंदर चेक करो दोस्तों, यहीं पर बैठे हुए एक परिवार में अनेकों परिवार बना दिए हैं, बैठे हुए परिवार के अंदर, और कनेक्टेड किसके द्वारा हैं? कनेक्टेड है इस छोटे से, इसको मैं बड़े प्यार से कहता हूं, ये हमारा शकुनी मामा है। शकुनी मामा सवेरे से शाम तक ये परेशान करता रहता है, हमको तंग करता रहता है, पूरे दिन हमारे साथ लगा रहता है। एक परिवार में माता पिता इधर बैठे हुए हैं, बच्चे उधर बैठे हुए हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के द्वारा। किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा। मम्मी कैसे हैं आप? व्हाट्सएप पे मम्मी कहेंगी आई एम वेरी वेरी फाइन। मम्मी मुझे ये भोजन खाना है, ठीक है बेटा मैं बना के ऊपर भेज रही हूँ। और एक दूसरे से कम्युनिकेट रहेंगे। मैं भी कहता हूँ कभी कभी घर वालों की भी शक्ल देख लिया करो, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। जितना हम व्हाट्सएप पे दूसरों की शक्ल देखते रहते हैं, दोस्तों चेक करो, पूरे दिन इस टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए हम अपने आप से ही दोस्तों डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आज ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी में स्विच की तरह कार्य करते हैं। अगर जीवन के अंदर आज खुशी नहीं है, जीवन के अंदर आज हमने जितना सामान इकट्ठा किया है, अगर हमारे जीवन में सुकून की कमी है, शांति की कमी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज हम अपने आप से बहुत दूर भागते चले जा रहे हैं। टाइम्स मैगजीन ने तभी ये कहा था कि वाई योर DNA इजंट योर डेस्टिनी।
आपको माता पिता से जो जीन्स मिलती हैं वो आपकी डेस्टिनी नहीं, लेकिन आपके अपने संकल्प, आपके अपने विचार, आपकी विचारधारा, आपका श्रेष्ठ जीवन ही आपके भविष्य का दोस्तों निर्माण करता है। इसलिए आज हाई टेक से दूर, टेक्नोलॉजी से दूर दोस्तों, आज हमको हाई टच और कंपैशन की ज़रूरत है, करुणा की ज़रूरत है, संबंधों में प्यार की ज़रूरत है, संबंधों में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, संबंधों में एक दूसरे के प्रति समय देने की ज़रूरत है। पूछिए अपने आप से कि क्या परिवार में सब कुछ होते हुए भी हम बैठकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं? दोस्तों, आज साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि हमारा धन, हमारी पोजीशन, हमारा पावर, ये हमारे जीवन में हमारी खुशी, हमारी लाइफ को नहीं डिटरमिन करता। केवल हमारे श्रेष्ठ संबंध ही हमारे जीवन का, अच्छे जीवन का, सफल जीवन का आधार है। दोस्तों, अध्यात्म हमारे संबंधों को श्रेष्ठ बनाता है। परमात्मा हमारे जीवन के अंदर हमको दूसरे लोगों से डिस्कनेक्ट नहीं कराता, लेकिन हमारे जीवन में इन्हीं संबंधों को सुंदर रूप से कनेक्ट करना सिखाता है। दोस्तों, एक दूसरे से और सुंदर रूप से जुड़ना सिखाता है, जिससे परिवार में खुशी, परिवार में आनंद, परिवार में प्यार, परिवार में एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ता चला जाता है। अगर श्रेष्ठ समाज दोस्तों बनाना है तो उसके लिए श्रेष्ठ विचारों को ओरिजिनेट करना, उनको आरंभ करना दोस्तों, वो हम सब के लिए बहुत 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 आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा वो मेरे जीवन की तीसरी कहानी है। वो मेरे जीवन की तीसरी कहानी है। वो कहानी है वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ ऑन इट्स वे। जिंदगी में जो भी चीज़ आप चाहते हैं, जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं दोस्तों, आपकी सफलता मात्र आपसे संकल्प मात्र ही दूर है। आप लोग कहते हैं कि मुझे ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। दोस्तों, मात्र एक संकल्प श्रेष्ठ रचने के द्वारा ही आप अपने जीवन के अंदर जो और जब चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, 2001 जब मैं अमेरिका से वापस इंडिया में आया था, उस समय मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई पढ़ना चाहता था, और पूरे भारतवर्ष में उस समय हमारे इंस्टीट्यूट में 5 कार्डियोलॉजी की सीटें दोस्तों होती थी। और 14 जुलाई का वो दिन था, तो मैंने मदर को कहा कि मेरे टीचर्स मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरे सीनियर्स मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, मैं शायद ही क्लियर कर पाऊँ। मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं मेडिसिन की पढ़ाई प्रैक्टिस करूँगा। मदर पॉजिटिव लेडी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा सीटें कितनी हैं? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैंने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया ऑफ कोर्स मुझे 1 सीट चाहिए। उन्होंने कहा बेटा 4 को हटाओ और 1 पर फोकस करो। 6 महीने मेरे पास मात्र थे वो एग्ज़ाम के लिए जिसके लोग 6-6 साल, 3-3 साल पढ़ाई करते हैं। मैंने दोस्तों 19 जुलाई 2001 से पढ़ाई आरंभ करी। अपने सीट के आगे लिख लिया दिस 1 सीट इज़ फॉर मी, ये सीट मेरे लिए है। और दोस्तों मैं पढ़ाई पढ़ने लगा। 9 फरवरी 2002 मेरा एग्ज़ाम था। मुझे अभी भी वो दिन ध्यान है। सैटरडे का दिन था, 9:30 से 12:30 बजे का वो पेपर था। 100 क्वेश्चंस उसमें आते थे। मैं देकर निकला एग्ज़ाम दोस्तों। बाहर निकलते ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप क्या करते हैं? आप सबके पास जाते हैं, आप सबने भी किया होगा, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, ये बताओ, चेक करो। मैं अपने मित्रों के पास गया, अपने सीनियर्स के पास गया कि मुझे इसका आंसर बताओ। एक भी व्यक्ति ने मेरे साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने बोला डॉक्टर मोहित आप घर जाइए, आपको शाम को 100 क्वेश्चन पेपर्स का सेट विद आंसर्स मिल जाएगा ताकि आप अगले साल अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँ। मैं डिसहार्टन हो गया। मैंने अपनी हेयर कटिंग कराई, सब कुछ छोड़ के मैं अपने घर चला गया। आराम से रिलैक्स करा, किताबों को साइड करा, 1 अटेम्प्ट देना था और म्यूज़िक सुनता रहा, रिलैक्स करता रहा, कोई चिंता नहीं थी दोस्तों। 15 दिन बाद दोस्तों रिजल्ट आया। मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था। मेरी परसेंटाइल थी 95% दोस्तों, और सेकंड रैंक जो थी वो 78, 77, 76 एंड 70% थी दोस्तों। क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर मैंने अपने मन को समझा लिया था कि ये सीट मेरे लिए ही है, इसको कोई और नहीं ले सकता। When you glue your intention with imagination and put a do not disturb sign,
योर सक्सेस हैज़ टू कम टू यू। जब आप अपने संकल्प, अपने विचारों को अपनी दृढ़ता के साथ दोस्तों मिला लेते हैं और बाहर बोर्ड लगा देते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होते दोस्तों। दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सक्सेस को, आपकी सफलता को आपसे नहीं ले सकती है। ये शक्ति दोस्तों हमारे पास है। दोस्तों इसके पीछे पावरफुल साइंस है और वो साइंस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आस्क, मांगिए दुनिया से जो आप मांगना चाहते हैं, लेकिन मांग कर अपने ऊपर विश्वास रखिए कि वो मुझे ज़रूर मिलकर रहेगी। जब हम अपने संकल्पों में विश्वास रखते हैं दोस्तों, तो हमारा माइंडसेट उसको मैग्नेट की तरह सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसको कहा जाता है पावर ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। आज हमारी लाइफ में क्या होता है जानते हैं? आज अपनी लाइफ को देखिएगा, जो जो मैं बोलूँगा उससे रिलेट करिएगा। मुझे लगता तो नहीं है कि मैं ये अचीव कर पाऊँगा, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, मेरे बच्चे कुछ खाते ही नहीं हैं, मेरा बिजनेस हमेशा ख़राब चलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं पास कर पाऊँगा, मुझे लाइफ में हमेशा असफलता का सामना करना पड़ता है, मेरी तबीयत तो हमेशा ख़राब ही रहती है, मुझे ठीक सा नहीं महसूस होता है, लोग मुझसे अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं, हमेशा मुझे निराशा रहती है। पूरे दिन हम लोग अपनी लाइफ में रिपीटेटिव नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, और बार बार नेगेटिव संकल्प जो हम करते हैं तो अंदर बैठी हुई बुद्धि और ब्रेन जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, वो केवल एक काम करता है, और वो एक काम ये करता है कि जो संकल्प आप उसके पास भेजते हैं वो कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वो उसको तथास्तु करेगा, और तथास्तु करके वो उसको एक प्रोग्राम के रूप में हमारे ब्रेन में बना देता है, और 21 दिन करने के बाद वो हमारे हैबिट का रूप ले लेती है। ये आज साइंस प्रूव कर चुका है। डॉक्टर एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज ही इसलिए मिला था कि नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार कहेंगे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे ठीक नहीं लगता, बाहर से प्रकृति बीमारी खींचकर 21 दिन में आपके शरीर के अंदर बीमारी को रख देगी। अगर आप कहते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिलती, बार बार आप कहेंगे, तो आती हुई सफलता को भी आप अपने से दूर कर देंगे। ये शक्ति दोस्तों हमारे विचारों के अंदर है। अगर आज आप अपने विचारों के द्वारा अपने भविष्य को रचना चाहते हैं दोस्तों, जो चीज आप बाहर देखना चाहते हैं, सबसे पहले उस चीज का ब्लूप्रिंट अपने मन में क्रिएट करिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी। अगर आप चाहते हैं मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो, अपने ब्रेन में रोज इमेज बना लीजिए, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो नहीं, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है, मेरा शरीर का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट पढ़ रहे हैं, मेरा स्कूल के बच्चे परफेक्ट पोजीशन लेकर रहेंगे। दोस्तों, जो चीज़ आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करिए, उस चीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करिए। आप देखिए, यू विल बी परफेक्ट इन योर लाइफ। जिन लोगों को हाइपरटेंशन रहती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है, हाइपरटेंशन के मरीज संकल्प करिए, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट और कंट्रोल्ड है। ऐसा मत सोचिएगा डॉक्टर मोहित के लिए तो हो गया था, पता नहीं मेरे लिए होगा या नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका इंग्रेडिएंट केवल एक है, वो है विचारों की शक्ति, अपने विचारों को रीडिजाइन करना। आज प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम है हमारी कैटास्ट्रोफिक यानी नेगेटिव थिंकिंग, यानी नकारात्मक थिंकिंग। बार बार नकारात्मक सोचना होगा या नहीं होगा। और हमारा ब्रेन भी दोस्तों पता क्या काम करता है? वो इस प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। अगर नेगेटिव संकल्प दे लेंगे तो नेगेटिव प्रोजेक्शन करेगा, और अगर पॉजिटिव संकल्प देंगे तो पॉजिटिव प्रोजेक्ट करेगा। जो चीज़ आप अपने ब्रेन में डालेंगे वो प्रोजेक्ट होकर बड़ी होती चली जाएगी। इसलिए अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं वो आपके लिए ऑलरेडी आ रहा है। इसलिए आज के बाद मेरे संकल्प पॉजिटिव होंगे, शक्तिशाली होंगे, और उसमें विश्वास और दृढ़ता का घृत हमेशा हमेशा होगा। रेडी और नॉट बताइए। एक हफ्ते, लाइफ लॉन्ग नहीं, 6 महीने नहीं, 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर 21 दिन के अंदर आप देखेंगे जो चीज़ जैसे जिस प्रकार से चाहते हैं वो चीज़ मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खिंचकर चली आएगी, यदि आपके विचार शक्तिशाली और श्रेष्ठ हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे। दोस्तों, मेरा चौथा संदेश दोस्तों जो आज मैं आपको अपनी लाइफ से देना चाहूँगा, वो मेरे जीवन की चौथी कहानी है।
दोस्तों ये बात भी 2001 की है, जब मैं अमेरिका से आया था। उस समय मेरा वेट 96 केजीज होता था। मुझे उस समय डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन थी, थायराइड था और फैटी लिवर था। 16 जुलाई की बात है, जब मैं कार्डियोलॉजी की पढ़ाई आरंभ भी करने वाला था। मेरे घर में मेरे अंकल आए और उन्होंने बोला कि बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनालिटी भी होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड टू मी। वो बात दोस्तों मेरे मन और मेरे दिल को बहुत गहरा प्रहार उसने किया। सही बात उन्होंने कही थी। आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मेरी फ़ोटो 2001 की डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के सामने दोस्तों, जब मेरा वज़न 96 केजीज होता था। अमेरिका आने से मात्र 1 महीने पहले की ये फ़ोटो है दोस्तों। और इस तरह मेरी पर्सनालिटी थी। मैंने दोस्तों 16 जुलाई से ही अपने लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और रोज़ डाइट और एक्सरसाइज को कम्प्लीटली चेंज किया। आज दिन तक कभी जिम को ज्वाइन नहीं किया, कभी जिम ट्रेनर को कंसल्ट नहीं किया, कभी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं किया। मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन क्वांटिटी को क्वालिटी में चेंज किया और रोज़ व्यायाम करना, आज दिन तक भी रोज़ व्यायाम करना दोस्तों आरंभ किया। दोस्तों 6 महीने मैंने पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर और मन दोनों पर ध्यान दिया और मात्र 6 महीने बाद 9 फरवरी 2002 जब मेरा एग्ज़ाम था, उस दिन तक मैंने 23 किलो वज़न लूज़ कर दिया। मेरी डायबिटीज़, मेरी थायराइड, मेरी हाइपरटेंशन और मेरी लाइफ कंप्लीटली हमेशा के लिए दोस्तों डिसअपीयर कर गई। दोस्तों अचीवमेंट वो नहीं था, अचीवमेंट था कि आज 22 साल बाद भी दोस्तों मैं अपनी उसी लाइफस्टाइल को रोज़ मेंटेन करता हूँ। कंसिस्टेंसी दोस्तों, एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाता जहाँ मैं व्यायाम ना करूँ, चाहे कोविड था नहीं था, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं संतुलित भोजन ना खाऊं। इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं खाता, आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जो भी कुछ आता है सब चीज़ें संयम से ग्रहण करता हूँ दोस्तों, लेकिन एक्सरसाइज और उसके साथ मैं बैलेंस रखता हूँ। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चेंज इज़ नॉट एन इवेंट। ओवरनाइट में परिवर्तन कभी भी नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए एक प्रोसेस की तरह है। उस प्रोसेस में हमें अपने आप को डालना पड़ेगा। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं अपने आप को उस प्रोसेस में ढालने के लिए, अपने आप को उस प्रोसेस में इनकलकेट करने के लिए। और दोस्तों इस परिवर्तन के, इस चेंज के प्रोसेस में जब हम अपने आप को डालते हैं, हमारी लाइफ कंप्लीटली एक नया आयाम ले लेती है। इसलिए आज सब दृढ़ संकल्प करेंगे दैट चेंज इज अ प्रोसेस एंड चेंज इज नॉट एन इवेंट। दोस्तों 5वां संदेश दोस्तों जो आज मैं आपको अपने जीवन से देना चाहूँगा वो है आई डिसाइड हाउ आई फील। दोस्तों जीवन में आप कैसा महसूस करते हैं, इसका निर्णय कोई भी व्यक्ति नहीं करता। इसका निर्णय केवल और केवल आप ही करते हैं। दोस्तों आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मैं आपको देने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ को सदा के लिए दोस्तों चेंज करके रख देगा। हमारे जीवन में दोस्तों कभी ना कभी इस प्रकार के लोग आते हैं जो हमको बुरा बोलकर जाते हैं, कभी ना कभी नेगेटिव बोलकर जाते हैं, कभी ना कभी परेशान करके जाते हैं। होता है सबके साथ या नहीं होता, बताइए, होता है या नहीं होता? अच्छा, ऐसा कौन कौन है जिसको कभी किसी की बात सुनकर बुरा लगता है? हाथ उठाइए भाई, सच्चा हाथ उठाइए। देखिए सबके साथ होता होगा, होता है या नहीं होता? यस और नो, यस और नो बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कोई वॉलंटियर खड़ा होगा, खुशी खड़ा हो, ये बताइए कोई भी खड़ा होगा अगर मैं एक प्रश्न सिंपल सा पूछूं? एनीबडी, एनी न्यू पर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर सब लोग सुनेंगे इस चीज़ को, सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, यदि आपके लिए और आप सबके लिए किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले, 10 महीने पहले या 10 दिन पहले आपको बहुत बुरा कहा हो, बहुत नुकसान पहुंचाया हो, आपको रियली से अंदर दुख हुआ हो, आपको अंदर से नेगेटिव फीलिंग आई हो, और 10 साल बाद वो व्यक्ति सडनली डिसअपीयर कर जाए और 10 साल बाद वो सडनली आपके सामने आ जाता है जिसने आपको बहुत हर्ट किया था, तो आपके मन में उसके लिए कैसे विचार आएंगे? अच्छे आते हैं या पुरानी बात ध्यान रख के बुरे विचार आ जाते हैं? बताइए, ऑनेस्टली बताइएगा। बुरे विचार आ जाते हैं ना, बुरा लगता है ना, पुरानी बात आती है ध्यान में, बुरा लगता है। तो अगर किसी ने हमारे लिए बुरा किया हो तो उससे हमें बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। करते क्या है वो अलग है, करना क्या चाहिए वो अलग है ना? करते क्या है वो अलग है। ध्यान से बैठिए, करते क्या? अच्छा ये बताइए कौन कौन मानता है कि अगर हमारे लिए किसी ने बुरा किया हो तो हमें उससे बदला लेना चाहिए? बताइए। अच्छा मैं उत्तर देता हूँ,
मेरे हिसाब से यदि आपके लिए किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला तो लेना चाहिए, मैं हाथ खड़ा करता हूँ। और 10 साल पहले किया तो 10 साल के इंटरेस्ट के साथ भी लेना चाहिए, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। यस और नो? यस और नो? कोई है या नहीं है? कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूं। करते क्या है वो अलग है, लेकिन होना क्या चाहिए वो अलग है। एक एक्सरसाइज सभी करेंगे मेरे साथ, 3 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे सभी लोग, यस और नो? इनकी वीडियो निकाल लो, कोई मना ना करे। आप करेंगे सर या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? हाथ उठाना पड़ेगा। देखो आगे पीछे बैठने वालों में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। हाथ उठाइए सभी लोग, इनका वीडियो निकालो। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल। 3 दिन के लिए आपको कुछ बड़ी काम नहीं करनी। घर की सफाई होगी, बाथरूम की सफाई होगी, किचन की सफाई होगी, ड्राइंग रूम की सफाई होगी। सारे कूड़े को आपको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके 3 दिन के लिए ड्राइंग रूम में सजा कर रखना है। और कोई सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। रेडी और नॉट? यस और नो? कोई भी नहीं, नहीं, नो 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 करने लगा। अभी तो आपने हाथ उठाया था, मैंने वीडियो निकाला हुआ है, अब आप चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा 3 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए करेंगे या नहीं? 2 दिन के लिए भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई बताओ, क्यों नहीं करेंगे? क्या होगा? क्या होगा? बदबू आएगी। क्या होगा? इन्फेक्शन फैलेगा। क्या होगा? खराब लगेगा। बदबू किसको आएगी? मुझे आएगी। तो घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? घर की सफाई रोज या कभी कभी? जब घर की सफाई रोज करते हैं तो मन की सफाई रोज हम क्यों नहीं करते हैं? पूछो अपने आप से। हाँ, पूछो अपने आप से। देखो हमारा मन एक दिन के अंदर, आज क्या होता है, आज हमारी लाइफ में नेगेटिविटी, मन को हमने मन थोड़ी ना बना रखा है। आज हमारा मन कूड़ेदान बन चुका है। एक व्यक्ति आता है, हमको बुरा बोलता है, आता है सबके साथ, बुरा बोल के गया, मुझे बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आता है, उसकी बात को रखते हैं। 365 दिन 365 लोग आते हैं और 10 साल तक ये संख्या 3650 से भी ऊपर पहुंच जाती है। दोस्तों हमारे मन में एंगर, क्रोध, इरिटेशन, देखो ईर्ष्या और घृणा, कंप्लेन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म और एक्सपेक्टेशन, ये 8 भावनाएं हमारे संपूर्ण जीवन को डिस्ट्रॉय करके बैठी हुई हैं। चेक करो एक एक व्यक्ति, यहां पर एक एक व्यक्ति, इन 8 बातों को चेक करो। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनमें ये 8 बातें नहीं हैं, वो उठकर यहां से जा सकता है, उसको इस लेक्चर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज मेरे मन में क्रोध है, इरिटेशन है, ईर्ष्या है, घृणा है, क्रिटिसाइज करना है, कंप्लेन करना है, एक्सपेक्टेशन है, दोस्तों वो मन जिसके अंदर क्रोध है और वो हृदय जिसके अंदर ईर्ष्या और घृणा है, दोस्तों वो व्यक्ति ना कभी खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है। चाहे वो पूरे दिन बैठकर जप तप करता रहे, चाहे वो पूरे दिन बैठकर योग लगाता रहे, उसके जीवन में कभी भी परिवर्तन दोस्तों नहीं आ सकता है। अध्यात्म है मन की सफाई करना, मन को साफ करना। दोस्तों अध्यात्म केवल शास्त्र पढ़ना थोड़ी ना है दोस्तों। शास्त्र पढ़ना अलग बात है, शास्त्रमयी जीवन होना दोस्तों ये अध्यात्म की सुंदरता है। दोस्तों ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। परमात्मा रोज आकर योग के द्वारा हमको ये थोड़ी ना बताता है कि भजन करो, कीर्तन करो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करो। ये दोस्तों अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है अपने मन के संकल्पों को चेक करके कॉन्शियसली एक एक व्यक्ति चेंज करे। देखो अपने मन को, अभी अभी इसी समय चेक करो, कल भी नहीं, पूरी लाइफ भी नहीं, केवल आज के ही दिन को चेक करो कि मेरे मन में ये भावनाएं कितनी बारी आती हैं। एक दिन नहीं दोस्तों, एक एक मिनट में ये भावनाएं बार बार मेरे मन को परेशान करती हैं। ये अध्यात्म की सुंदरता है दोस्तों। आज यदि हम लोग इन सब से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने मन की सफाई रोज करनी पड़ेगी। ये अध्यात्म है। अगर क्रोध को हटाना चाहते हैं तो क्रोध को हटाकर जिंदगी में प्यार को धारण करना पड़ेगा। ईर्ष्या और घृणा की जगह अपनी लाइफ में करुणा को, अपनी लाइफ में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस को, अपनी लाइफ में एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लाइफ में एक दूसरे के प्रति एमिकेबिलिटी को स्वीकारना पड़ेगा। दोस्तों संबंधों को श्रेष्ठ बनाना, उसका आरंभ होता है जीवन में प्यार, जीवन में शांति, जीवन में सुकून का आना। दोस्तों ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। उस दिन दोस्तों
मैं जब अपने आईसीयू में था, मैंने अपने जीवन में ब्रह्मा कुमारीज में होते हुए भी दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताता हूँ, अध्यात्म को फॉलो करते हुए भी मेरे जीवन के अंदर क्रोध था, मेरे जीवन के अंदर एग्रेशन था, मेरे जीवन के अंदर क्रिटिसिज्म और कंप्लेन था दोस्तों। और जब मैंने इन बातों को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि इन चीज़ों ने केवल मुझे ही नुकसान पहुंचाया, मुझे ही नुकसान पहुंचाया। और आज मैं आपके सामने खड़े होकर दिल से मन के उद्गार रखता हूं दोस्तों कि इन सब बातों को जब मैंने अपने मन से हटाया, मुझे अपने सामने अपनी नई खिलती हुई सुंदर जिंदगी का अनुभव हुआ दोस्तों। मेरे रिश्ते, मेरे लाइफ सुंदर बनते चले गए। वो लोग जो मुझसे दूर रहते थे, वो लोग स्वतः ही पास होते चले गए। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की, मैंने केवल अपने आप को, अपने दृष्टिकोण को ही परिवर्तन करने की कोशिश की। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। वो दूसरों को नहीं बदलता, वो स्वयं को बदलता है। कहते हैं ना, कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है, कपड़ों से इत्र की खुशबू आना आम बात है। मज़ा तब है जब अध्यात्म के द्वारा आपकी शख्सियत, आपके किरदार से भी खुशबू आनी चाहिए। ऐसी शख्सियत, ऐसा किरदार दोस्तों हमारा आध्यात्मिक शक्ति हमको हमारे जीवन में देता है। तो आज छोड़ दीजिए, अपने मन की नेगेटिविटी को हटा दीजिए, निकालिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, आज उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को सामने लेकर आइए और कहते हैं ना, जिंदगी को मैंने इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। तो आज उड़ा दीजिए, हल्का कर दीजिए, उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए या स्वयं क्षमा मांग लीजिए। तो आपकी लाइफ के अंदर चैन, सुख और शांति दोस्तों सदा सदा के लिए आती चली जाए। मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को लीड करिए दोस्तों। अगर जीवन में प्यार है, खुशी है, संबंधों में मिठास है, तो सब कुछ है। हमारी भौतिकता हमारे साथ दोस्तों, हमारा धन हमारे साथ कभी भी नहीं जाने वाला है। ये है अध्यात्म की पराकाष्ठा। मेरा हमेशा मानना रहा है दोस्तों कि हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबान नहीं मिलती, हर जज्बात को ज़िंदगी में ज़ुबान नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती, हर आरज़ू को ज़िंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, मुस्कुरा कर दिखाइए। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। दोस्तों, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ, आपका मन मुस्कुराता हुआ, आपकी पर्सनालिटी मुस्कुराती हुई जब रहती है दोस्तों, तो आपकी लाइफ बदल जाती है, लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है और परिवारों में सुंदरता दोस्तों आती चली जाती है। दोस्तों, आज छठा संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा, सेकेंड लास्ट संदेश, वो है जीवन के अंदर सहयोग की शक्ति। ये एक सुंदर सी कहानी के द्वारा दोस्तों मैं आपके सामने रखूँगा। ये एक कहानी छोटी सी चिड़िया की है। ये चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को लेकर समुद्र को क्रॉस कर रही थी और समुद्र को क्रॉस करते करते इसका जो बच्चा था वो किसी ना किसी तरह गलती से समुद्र के अंदर गिर गया। तो इसने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, मेरा बच्चा मुझे दे दो। तो समुद्र ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है तेरे बच्चे को देने के लिए, तू अपने आप ढूंढ ले। उसने प्यार से कहा कि प्लीज़ दे दो। तो समुद्र ने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता, तू अपने आप कर। तो चिड़िया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, समुद्र, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे को सबक सिखाऊंगी। तो समुद्र हंसने लगा। उसने कहा, तू क्या मुझे सबक सिखाएगी? उसने कहा, देख मैं क्या करती हूँ। चिड़िया गई और अपनी चोंच में पानी भर के समुद्र के किनारे फेंकने लगी। तो समुद्र हंसने लगा। उसने कहा, ये क्या कर रही है? उसने कहा, मैं तेरे को खाली करके रहूँगी। तो समुद्र ने कहा, अरे तू जितनी कोशिश कर ले इससे कुछ नहीं होने वाला। बट चिड़िया के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा, वो धुन में मस्त थी। तभी हज़ारों चिड़ियाओं का झुंड वहाँ से जा रहा था। तो उन चिड़ियाओं का सरदार उसके पास आया और बोला, बिटिया ये क्या कर रही है? उसने कहा, ऐसा हुआ मेरा बच्चा गिर गया है तो मैं इस समुद्र को सज़ा दे रही हूँ, खाली करना चाहती हूँ। चिड़ियाओं के सरदार ने कहा, बेटा ऐसे नहीं होता है, तू चल हमारे साथ, अकेले मत पड़, हम तेरे को लेके चलते हैं। उसने कहा, नहीं, मुझे सलाह नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे सहयोग चाहिए। अगर सहयोग दे सकते हो तो दो, वरना तुम आगे जाओ, मैं अकेले ही इसको खाली कर दूंगी। वो हैरान हो गए। उन्होंने आपस में मंत्रणा की और सभी चिड़ियाओं ने कहा, हम इसको सहयोग देंगे। और सभी आकर अपनी चोंच में पानी भर के उस समुद्र को खाली करने में लग गए। समुद्र के ऊपर तब भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसे पता था इससे कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद वहाँ से गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जी वहाँ पर आए। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो? तो चिड़ियाओं के सरदार ने वही कहानी उनको सुना दी। गरुड़ ने कहा, अरे तुम्हें पता है समुद्र ऐसे खाली नहीं होने वाला, तुम क्यों समय खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो उस चिड़ियाओं के सरदार ने कहा, गरुड़ जी हमें सलाह नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। सहयोग दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। गरुड़ हैरान हो गया, घबरा गया।
उसने कहा ये तो हमारी जैसी चिड़िया हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और वो भी आकर समुद्र के पानी को भरकर चोंच में और खाली करने लगा। समुद्र पर तब भी कोई असर नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था कि इनके बस की नहीं है मुझे खाली करना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विष्णु जी लटकते घूमते हुए आए। उन्होंने कहा अरे मेरी सवारी गरुड़ चला गया, मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा गरुड़ इधर आओ, तुम कहाँ पर बिजी हो, मुझे कहीं जाना है। तो उन्होंने कहा भगवान ऐसा ऐसा हुआ, इस चिड़िया का बच्चा उन्होंने ले लिया है, तो हम उसी में लगे हुए हैं। तो विष्णु जी ने कहा अरे गरुड़ तुम भी कहाँ टाइम खराब कर रहे हो, तुम्हें पता है ऐसे समुद्र खाली नहीं होता है, चलो तुम मेरे साथ कहीं जाना है मुझे। तो गरुड़ जी ने कहा क्षमा करना भगवान, सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर दे सकते हैं तो आ जाइए, नहीं तो आज तो मैं काम करके ही आऊँगा। विष्णु जी भी घबरा गए, मुस्कुराने लगे। गरुड़ की चतुरता जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है ऐसी बात है तो चल मैं ही चलता हूँ तेरे साथ। जैसे ही वहाँ पर आए तो समुद्र घबरा गया, उछाल भरा और फट से उसने उस बच्चे को बाहर निकालकर उस चिड़िया को उसने दे दिया, क्योंकि उसे पता था विष्णु जी उसे खाली कर देंगे। तो दोस्तों जीवन में सबसे सस्ती चीज़ सलाह है। जीवन में सबसे सस्ती चीज़ चला है, एक मांगो तो हज़ारों मिल जाती हैं। और जीवन में सबसे महंगी चीज़ सहयोग है, हज़ारों मांगो तो एक भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों श्रेष्ठ जीवन और अध्यात्म का जो एसेंस है वो है एक दूसरे को सहयोग देना, संकल्पों का सहयोग देना, वचनों का सहयोग देना, कर्मों का सहयोग देना। दोस्तों जब हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, गिरे हुए तो को गिराना तो बहुत आसान है दोस्तों, जो खराब कर रहा है उसके ऊपर चिल्लाना तो बहुत आसान है दोस्तों। हम लोगों की ये जो हमारा मंदिर है, स्कूल नहीं होता दोस्तों, स्कूल एक मंदिर होता है। उस मंदिर में जाकर लोगों को करना, उन लोगों को श्रेष्ठ बनाना दोस्तों, ये हमारे सहयोग की शक्ति है। इसलिए अगर जीवन के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए दोस्तों सहयोग दीजिए। ये हमारे भारतवर्ष का गौरवमय इतिहास है दोस्तों। जब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होता है दोस्तों, तो हमारी वृत्ति श्रेष्ठ होती है, हमारी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, हमारी कृति श्रेष्ठ होती है, हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है दोस्तों, और हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। ये हमारे संकल्पों के अंदर दोस्तों अद्भुत शक्ति है। दोस्तों आखिरी संदेश जो आज मैं आपको देना चाहूँगा, जो मेरी जीवन की पहली कहानी का आखिरी भाग है दोस्तों, वो है योग का प्रयोग अपने जीवन में ज़रूर करिए। मेडिटेशन आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार दोस्तों कर सकता है। और ये मैं आपको केवल ब्रह्मा कुमारी दोस्तों, मैं आपको आज कोई भी चीज़ प्रमोट नहीं करने आया, मैं किसी भी धर्म किसी विशेष की बात नहीं करने आया, ना मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो, आप ये करो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में योग को अपने दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाओ। मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, सारे वेदों को पढ़ डाला, सब चीज़ों को मैंने किया, और पिछले करीब 35-36 वर्षों से मैं राजयोग मेडिटेशन को अपनी लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ। इसको दोस्तों मैंने केवल ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, इसके पीछे साइंस को समझते हुए, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, जीन के ऊपर, ब्लड के एक्सपेरिमेंट्स, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए राजयोग मेडिटेशन के द्वारा लोगों के दिनचर्या को, उनकी जीन्स को, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए देखा हमने। और आज भी हम इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने द्वारा कर रहे हैं। दोस्तों योग हमारे जीवन के अंदर चार्जिंग की एक प्रक्रिया है। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार योग के द्वारा आप अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी कॉन्शियसनेस को चार्ज करते हैं। और आज मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी अद्भुत शक्ति योग के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हीलिंग है। हमें एक दिन के अंदर 1440 मिनट दोस्तों रोज मिलते हैं। उन 1440 मिनट में से मैं केवल आपसे आज आपके 20 मिनट स्वयं के लिए मांग रहा हूं। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मेरे पास दिन में 20 मिनट अपने लिए भी नहीं है? है कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना बिजी है? यहाँ पर सब मानते हैं कि वो लोग 20 मिनट निकाल सकते हैं, यस और नो? निकाल सकते हैं, मात्र 20 मिनट दोस्तों। और वो 20 मिनट है चार्ज करने के लिए, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए दोस्तों। उस दिन जब मैं 2003 के अंदर बीमार हुआ था, मेरे ब्रेन के अंदर लेजन था दोस्तों, अल्टीमेटली ब्रेन की सर्जरी 20 जून 2005 को हुई। 2005 को 8 घंटे 6 घंटे चली हुई इस ब्रेन की सर्जरी में मेरे ब्रेन से, इस राइट ब्रेन से इस मांस को निकाल दिया गया और एक पोर्शन को भी दोस्तों निकाला गया। मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मात्र 6 महीने बाद, ओनली 6 मंथ्स लेटर दोस्तों, देखिए 3 जनवरी 2006 को मेरे ब्रेन के अंदर सेरिबेलम में एक और लेजन आ गया। एक और लेजन आ गया। देखिए पुराना लेजन निकल चुका था, लेकिन ब्रेन में एक और लेजन आ गया जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था।
इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मैक्सिमम है, साइंस यहाँ पर सैचुरेट हो चुकी है, मैक्सिमम दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, इसको हम सर्जरी से टच नहीं कर सकते। और मेरे लिए वो एंड ऑफ वर्ल्ड था, एंड ऑफ लाइफ था उस समय। दोस्तों इमेजिन करिए, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक साइंटिस्ट, ब्रह्मा कुमारीज में हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार होती थी, जिनके साथ मैं बचपन से ही पला बड़ा था, जिनकी गोदी में मैं उनके पास गया। देखिए एक साइंटिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट का डायलॉग, और मैंने उनसे कहा कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि मोहित, तुम योगी आत्मा हो, तुम योग और मेडिटेशन का प्रयोग अपने आप को हील करने के लिए क्यों नहीं करते? 2005 की बात, जब लोग इन बातों पर हंसते थे, कहते थे कि इससे क्या होने वाला है, और लोगों ने कहा कि मोहित इन सब चीज़ों को छोड़, लेकिन तू और मेडिसिन पे देख कर, इसको ये चेंज कर, वो कर। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, मैं मैक्सिमम मेडिसिन पर हूँ, अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, मुझे नए तरीकों को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने उस बात को स्वीकारा और 4 जनवरी 2006 से उनके बताए हुए तरीके पर मैंने रोज़ 3 बजे उठकर योग का प्रयोग अपने ब्रेन के ऊपर आरंभ कर दिया, चालू कर दिया। मैंने रोज़ अपने ब्रेन को स्वीकार कर दिया कि मेरा ब्रेन बिल्कुल ठीक है, मेरे ब्रेन के अंदर कोई इलनेस नहीं है। मॉर्निंग उठकर मेडिटेट करके मैं पावरफुल साकाश किरणें देता था, थॉट्स देता था कि ये मेडिसिन्स मेरे ब्रेन पर और पावरफुल एक्ट कर रही हैं, मेरा ब्रेन बीमारी से फ्री होता जा रहा है और कंप्लीटली मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 1 साल 3 महीने तक मैं ये करता रहा। लोग कहते थे MRI करा, बीमारी बढ़ ना गई हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कराऊंगा। दोस्तों 1 साल बाद, जनवरी 2006, 4 जनवरी 2006 के बाद मैंने अप्रैल 2007 में अपने ब्रेन के स्कैन्स कराए और देखिए मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली डिसअपियर दोस्तों कर गया था, कंप्लीटली, विदाउट सर्जरी, विदाउट एनीथिंग, कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि योग और मान्यता यानी बिलीफ का प्रयोग। दोस्तों साइंस जहां पर खत्म होती है वहां अध्यात्म का आरंभ होता है। दोस्तों अद्भुत शक्ति है हमारे विचारों के अंदर, हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर, हमारी सोच के अंदर। यदि हम अपने विचारों को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। वी हैव द पावर टू हील आवरसेल्व्स। देखिए दोस्तों साइंस के द्वारा ये इमेजेस, एक व्यक्ति का ब्रेन वेव पैटर्न कितना इम्बैलेंस्ड है, दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हैं, लेकिन मात्र 15 से 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद देखिए ऐसा ब्रेन बैलेंसिंग होता है जो आपको ऑप्टिमाइज्ड मेंटल और इमोशनल हेल्थ देता है, एक स्टेबल हेल्थ देता है। दोस्तों ये योग का प्रयोग हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को कंप्लीटली हार्मोनाइज कर देता है। आज हम लोग केवल कर्म के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम सोचते हैं कि कर्म ही हमारे जीवन के लिए योग का आधार है। दोस्तों नहीं, कर्म हमारे लिए लेफ्ट ब्रेन है क्योंकि वो हमको लॉजिकल, डिसाइसिव और स्ट्रैटेजिक रीजंस देता है, लेकिन योग के द्वारा हम अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं जो कि होलिस्टिक है, लविंग है और पैशनेट है। ये है कि दोस्तों योगी लाइफस्टाइल, राजयोगी लाइफस्टाइल, जो हम अपने जीवन में कंप्लीटली रिवैम्प कर सकते हैं। जब दोनों बैलेंस्ड होते हैं, योग और कर्म दोनों की समन्वयता आती है दोस्तों, तो हमारे जीवन में हर पल मैजिक क्रिएट होता है। राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी सुंदर टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपने संकल्पों को अपने कंट्रोल में लेकर उनको सुंदर और पावरफुल बनाकर परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण करके, किसी भी धर्म, जाति, भेदभाव कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि धर्म तो हमारे शरीर का है दोस्तों, आत्मा का तो एक ही धर्म है, वो है शांति, सुख, प्यार, पवित्रता, आनंद और शक्ति दोस्तों, और ज्ञान। ये 7 गुणों हमारे आत्मा के दोस्तों जब आते हैं, हमारे जीवन के अंदर शांति आती है, प्यार आता है, खुशी आती है, शक्ति आती है, ज्ञान आता है, पवित्रता आती है, तो ऐसा जीवन आनंदमयी यानी ब्लिसफुल बन जाता है, जिसको कहते हैं आनंदम स्थिति। दोस्तों ये है योग का प्रयोग अपने जीवन में करना। दोस्तों इस योग के प्रयोग को जब हम अपने जीवन में करते हैं तो हमारी लाइफ मैजिकल बन जाती है। हर पल अपने जीवन में हम लोग श्रेष्ठ और शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों जीवन की यात्रा तो चलती रहेगी, भागते दौड़ते हमारी ज़िंदगी बीत भी जानी है, प्रेशर्स रहेंगे, मोबाइल बजेगा, लैपटॉप बजेगा, सब कुछ लोग हमको बोलते रहेंगे, लेकिन दोस्तों इस कार्य में भी करते हुए परिवर्तन हमको लाना ही पड़ेगा। आप में से ही ऐसे बहुत सारे लोग एक महात्मा के पास गए और उन्होंने बोला कि महात्मा जी हम भगवान को कब याद करेंगे, तो उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि तुम भगवान को मरने से 1 ही दिन पहले याद करना, उसी से काम हो जाएगा। उन्होंने कहा पक्का कह रहे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो।
वो सारे पाप धुल जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। खुशी खुशी जाने लगे तो उनमें से एक व्यक्ति मुड़ा और बोला, महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो वो तुरंत बोले, फिर आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं है। दोस्तों, अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन हमें आज नहीं, हमें परिवर्तन को अभी ही करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, हमारी धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा कुछ भी नहीं जाने वाली। एक लड़का, एक अमीर व्यक्ति था, मरने के समय अपने डेथ बेड पर पड़ा हुआ था, बहुत ज्ञानी था, और बच्चे उसके पास आए कि पिताजी शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं क्या शिक्षा दूँ, मेरा तो जीवन ही शिक्षा रहा है, मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। ध्यान से सुनिए दोस्तों। उन्होंने कहा, बताइए पिताजी। उन्होंने कहा, बेटा जब मैं मरूं तो मेरे माँ की दी हुई पुरानी जुराब है, इसको पहनाकर मेरा संस्कार कर देना, और वापस आओगे तो इस अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखा है, इसको पढ़ लेना। उसने शरीर छोड़ दिया, बच्चे उसको लेकर गए शमशान घाट पर, उस पुराने मोजे को पहनाया, लेकिन पंडित अड़ गए कि पुराने मोजे के साथ तुम उनका संस्कार नहीं कर सकते हो। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि पिताजी की अंतिम इच्छा थी, लेकिन वो नहीं माने। अल्टीमेटली उन मोजों के बिना उनका संस्कार करना पड़ा, और रोते हुए भारी मन से वो वापस आए और पिताजी के पास गए और उस अलमारी को खोलकर पत्र निकाल कर पढ़ने लगे। और क्या लिखा था सुनिए। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा जब मैं संसार से गया तो मेरी करोड़ों की दौलत, मेरी 20-20 गाड़ियाँ, मेरी अपार संपदा, मेरे मकान, उन सब की बात दूर छोड़ दो, मैं अपने साथ अपनी माँ की दी हुई पुरानी जुराब भी नहीं ले जा पाया। इसलिए जब तुम यहाँ से जाते हो तो केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी श्रेष्ठता ही तुम्हारे साथ जाती है। इसलिए मेरा संदेश यही है कि जीवन में सदा श्रेष्ठ और पावरफुल कर्म करना, और कुछ भी कर्म दोस्तों नहीं करना। यही हमारा संदेश दोस्तों है। तो दोस्तों चलिए चलिए हम सब बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीवन। बैठिए आराम से, बैठिए आराम से, बैठिए। चलिए, तो अब हम बहुत प्यार से परमात्मा की याद के अंदर, परमात्मा की स्मृति के अंदर हम लोग शांति से कुछ पल यात्रा पर चलेंगे। मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा और इन संकल्पों को सभी आत्मसात करेंगे। थोड़ी वॉइस कम, सभी अपने आप को बहुत शांत अवस्था में बैठाएं। देखें अपने आप को जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति, जैसे सीप के अंदर मूर्ति, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर मैं चमकती हुई आत्मा हूं, कॉन्शियसनेस हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। अपने संकल्पों को देखें। कभी कभी क्रोध का आना, कभी कभी इरिटेट होना। आज अपने मन की सफाई करते हैं, अनुभव करें परमात्मा की प्योरिटी, परमात्मा का प्यार मेरे सब संकल्पों को क्रोध, इरिटेशन और सब नेगेटिव भावनाओं से मुक्त कर रहा है। अनुभव करें परमात्मिक शांति और सुकून का। अनुभव करें प्यार का। ये शक्तियां मेरे शरीर के एक एक अंग में, मेरे संबंधों में, मेरे समाज में शक्तिशाली रूप से जा रही है। अनुभव करें शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है, मेरी पहचान है।
कि आप इस स्लाइड को क्लिक कर लें। और आज के सारे संदेशों का संदेश एक ही है कि आज का ये दिन आपकी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन होगा। आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से चाहते हैं, ये केवल आपके और आपके हाथ में होगा। इसका निर्णय केवल और केवल आप करेंगे। और यदि आप चाहते हैं तो आज के बाद आपका जीवन बहुत सुख और शांति से परिपूर्ण होगा। इसलिए ऐसे सुंदर जीवन की, ऐसे नवयुग की, ऐसे श्रेष्ठ जीवन की आप सबको आरंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया और ओम शांति। एक बार